खून में अगर देशभक्ति हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, और ऐसा कहना है भारत माता के सच्चे सपूत। इंडियन एयर डिफेंस में बेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में सम्मानित, अल्ट्रा स्किल्ड उस्ताद के रूप में सम्मानित और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑपरेशन सिंदूर के रियल हीरो आशीष कुमार झा, जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे स्पष्ट, करारा, साहस भरा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर बदले की सच्ची कहानी एडीएसओ रहे आशीष झा की जुबानी। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि आशीष कुमार झा जो ऑपरेशन सिंदूर में शरीक हुए थे और इनका प्रतिनिधित्व रहा था, और वास्तव में जो उस्ताद वर्ड है ये कहने के लिए शॉर्ट्स है, लेकिन उस्ताद के बारे में भी जानेंगे। ये एक मेडल की तरह है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। और विशेष बात करेंगे ये पूरी ट्रू स्टोरी, सच्ची जो तस्वीरें हैं, उस समय का जो तस्वीर था। कई भारतीयों के प्रश्न अब तक बने हुए हैं, कई ऐसे प्रश्न जो अब तक कहीं ना कहीं लोगों की जिज्ञासा तो है, लेकिन अब तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है। जीता जागता वो फेस जो ऑपरेशन सिंदूर का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आइए विशेष जानते हैं सच्ची दास्तां, सच्ची कहानी, और वही सच्चे सपूत भारत माता के इस वक्त हमारे साथ। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आशीष झा जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एंड सभी दर्शकों को नमस्कार एंड जय हिंद। सबसे पहला प्रश्न, एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आप थे, ये आखिर होता क्या है और कैसे ये काम करता है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आपने जो शुरुआत इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें आपने रियल हीरो, एयर स्ट्राइक, पता नहीं क्या क्या आपने पर्यायवाची शब्द सब जोड़े। ये एयर स्ट्राइक हो चाहे रियल हीरो आशीष झा नहीं, रियल हीरो एक्चुअल में भारतीय सेना है, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री सारे कोई आते हैं। मैं जिस बेस में था वो वेस्टर्न फ्रंट पर था, और हमारे बेस को ये दायित्व मिला था कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन प्लान हुआ है, और लास्ट मोमेंट में इसकी जानकारी हमें मिली थी, क्योंकि ये सब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। एंड उस समय जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और जिसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, आपने एक शब्द यूज़ किया एडीएसओ। एडीएसओ का फुल फॉर्म होता है एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर। अब आता हूं आपके सवाल पे कि एयर डिफेंस होता क्या है, सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। दर्शकों, एयर डिफेंस के बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक चीज़ बता दूं, 20 साल से ज़्यादा अनुभव मुझे एयर डिफेंस में है, लेकिन पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के उन तमाम लोगों ने एयर डिफेंस के बारे में जाना जो इससे पहले सिर्फ सुनते थे कि भारतीय सेना है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इस बार एयर डिफेंस को उन्होंने इसलिए जाना क्योंकि एयर डिफेंस ने इस बार कमाल दिखाया। हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे तमाम एडीएसओज हैं, हमारे तमाम वायु योद्धा हैं, एयर वॉरियर्स हैं, हमारे भारतीय आर्म्ड फोर्सेस जितने भी हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री, सब ने कंट्रीब्यूट किया अपना। लेकिन मैं बात करूंगा जो आपका प्रश्न है एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। मैं जो भी बात बोलूंगा वो डी क्लासिफाइड बोलूंगा, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नहीं। भले मैंने वर्दी अभी उतारी है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ मेरे मस्तिष्क और मेरे दिमाग में रहेंगी, जो मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया तो मैं कैमरे पे तो बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन जो आम लोगों को जो जान सकते हैं वो मैं बताऊंगा। एयर डिफेंस होता है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने अभी सुना है, इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे पहले कारगिल युद्ध हुआ। बहुत तरह, देयर आर मेनी ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मीडिया में आते हैं, कुछ ऑपरेशन होते हैं जो नहीं आते, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जैसा आपने बोला, एयर डिफेंस होता है कि जैसे हम दुश्मन पे स्ट्राइक करने जाते हैं या दुश्मन हम पे स्ट्राइक करती है, दोनों ही केस में एयर डिफेंस का एक अहम रोल होता है। इसलिए क्योंकि जब आप दुश्मन को, हमारे फाइटर पायलट्स, लड़ाकू विमान के पायलट जब जाते हैं दुश्मन के एरिया में अटैक करते हैं, उनका जो वो जज्बा होता है वो तो एकदम प्रिपेयर्ड होते हैं जाके जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एयर डिफेंस की हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो वो दुश्मन के एरिया में गए हैं उनको कैसे हम सेफ्टी कवर दें। हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं रेडार्स, मिसाइल्स, फाइटर्स, ये सारी चीजें एयर डिफेंस में आती हैं। बीइंग एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर, वी नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरी सिस्टम। एट द सेम टाइम हमारे को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी डायनेमिक सिचुएशन हो, डायनेमिक सिचुएशन मतलब आप जैसे जो प्लान करके जाते हो ना साहब,
आप प्लान तो अपने हिसाब से बेहतर करते हो, लेकिन दुश्मन भी तो प्लान करता है। तो जब हम कोई प्लान करते हैं ना, देखते हैं कि दुश्मन का क्या प्लान है, अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दुश्मन का रिएक्शन। अब मैं सामने देख रहा हूं कि सामने से उसका कोई मिसाइल लॉन्च करेगा, मुझे आके हिट करेगा, तो अब मेरा टारगेट उसी के आसपास है, तो ये नहीं है कि मैं अपना टारगेट चेंज कर दूंगा। साहब, भारतीय फौज सामने दुश्मन के हथियारों से नहीं डरती। एक बार टारगेट ले लिया हमने तो टारगेट ले लिया, लेकिन टारगेट डिस्ट्रॉय कैसे करना है उसकी प्लानिंग एयर डिफेंस करती है। वो प्लानिंग कैसे होती है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी टारगेट हमें दी गई थी, ये मीडिया जगत में आउट है। पाकिस्तान भले जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दे, सिंस ही इज एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि एक चीज बताओ, आपने मुझे मारा, वहां पे 10 कैमरा लगे हुए थे, मैंने आपको मारा, आपने मुझे मारा, झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, 10 कैमरा लगे हैं, मैंने आपको नीचे से ऊपर तक लाल कर दिया, ये मैं पूरी दुनिया को दिखा रहा हूं, आपने एक जगह मुझे टच भी नहीं कर पाए, ये क्यों नहीं दिखा पा रहे आप? मैं कहना क्या चाहता हूं कैमरा से, जो गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ जो पिक्चर, आजकल तो एआई का जमाना है, आप कहीं का पिक्चर, लेटेस्ट पिक्चर ले सकते हो। हम यहां बैठे हैं, मैं गांव में, मेरे घर के आगे कौन सी गाड़ी खड़ी है मैं यहां से देख सकता हूं। यही हमारी सफलता की निशानी है, और यही एयर डिफेंस की खासियत है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आशीष कुमार झा, जिनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, और ऐसा क्या होता है कि आशीष कुमार झा एडीएसओ बनते हैं, एयरफोर्स में आ जाते हैं और डिफेंस ज्वाइन कर लेते हैं? बड़ा ही पर्सनल सवाल है सर, बट आई विल नॉट स्किप फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव ऑनेस्ट आंसर। दुनिया में बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, हम लोग बिहार, टिपिकल बिहार के एरिया से मैं आता हूँ, और नॉट ओनली बिहार, पूरे इंडिया की एक हमारी परवरिश बोलिए, कल्चर बोलिए, हमारे ट्रेडिशंस बोलिए, बच्चा स्कूल में गया कि नहीं, अगर वो अच्छे नंबर लाने लगा, अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा, माँ बाप तुरंत उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सब ऐसा देखना शुरू कर देते। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है पता है? मैं बहुत ही ऑनेस्टली आज आपके चैनल पे, पहली बार मैं अपने दिल की बात इस चैनल पे बोल रहा हूँ। बुराई ये है कि कभी उस बच्चे से भी पूछा जाए कि उसके दिल में क्या चल रही है। आज हम देखते हैं ना कि कोटा में लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज हम देखते हैं आईआईटी में लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये आप लोगों को नॉर्मल लगता है? मैं तमाम पेरेंट्स से भी ये, नॉट एज एन एयरफोर्स वेटरन, मैं एक आज मैं भी एक बाप हूं और कल मैं एक स्टूडेंट था। हमारे दिल में क्या चल रहा है ना, वो माँ बाप को जानना बहुत जरूरी है। आशीष झा जी, यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर और अच्छे से तब होगा जब आपने इनिशियली जो अपने संघर्ष की कहानी, यानी जो बैकग्राउंड है, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब शुरुआती से थोड़ा वो बताइए कि आपका जो है, आप बॉर्न एंड ब्रॉड कहाँ से हैं, एजुकेशन, उसके बारे में थोड़ा। ओके, मैं बिहार के मधुबनी जिले के कोयलक गांव में रहता हूं, वहाँ मेरा घर है। और कोयलक गांव, अगर मिथिलांचल में कोई मेरे को देख रहे हैं तो कोयलक गांव परिचय का मोहताज नहीं है। कोयलक गांव के बारे में तो ऐसा कहा था कि हर घर से सरकारी अफसर निकल रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारे गांव में अभी भी 2 डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी हैं, देयर आर मेनी आईआईटीएंस, देयर आर मेनी डॉक्टर्स, और गांव सबका सेम। देखो, गांव कुछ नहीं करता, माहौल करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपने इनिशियली बोला था बेस्ट इंस्ट्रक्टर, देखो बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, जब पूरे भारत से बच्चे आते हैं, मेरे जैसे वहां पे तमाम इंस्ट्रक्टर्स हैं। बेस्ट इंस्ट्रक्टर क्यों मिलता है? आप उस बच्चे को उसके स्किल को समझ के उसके स्किल के हिसाब से कैसे ढालते हो, ये एक गुरु का काम होता है। तो मैं अपने बचपन पे जो आता हूँ, मैं कोयलक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता 1985 बैच के बीपीएससी मेडिकल ऑफिसर है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुधींद्र कुमार झा। एंड मेरी माँ मिसेस भारती झा, वो एक होम मेकर है, उन्हीं के नाम पे मैंने माँ भारती डिफेंस एकेडमी आज मधुबनी में लॉन्च करी है। तो बचपन मेरा यूं गुजरा। मेरा बचपन लिंक
मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा, उसमें मेरे फादर का भी इन्वॉल्वमेंट है। मेरे जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थे, मतलब दादा दादी जो थे, वो मध्य प्रदेश में, मेरे दादाजी एक संस्कृत के टीचर थे। उस समय सैलरी बहुत कम थी। मेरे पिताजी 4 भाई बहन थे। तो मेरे दादाजी का ये शुरू से विज़न रहा कि घर में हम भले नून रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे पढ़े। मेरे पिताजी डॉक्टर बने, मेरे चाचा जी हाई स्कूल में संस्कृत के टीचर बने, छोटे चाचा फिजिक्स के लेक्चरर बने इंटर कॉलेज में ग्वालियर में, एंड लेटर उनका प्रमोशन, वो कॉलेज के प्रिंसिपल बने। एंड दिस इज हाउ टाइम वेंट। बट जो चीज़ गड़बड़ हुई कि सिंस हम ग्वालियर में मेरे दादाजी रहते थे, तो हमारे गांव में जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, वहाँ पे साल में कभी कभी आते थे, कोई रहता नहीं था। तो आप भी बिहार के हो, मैं भी बिहार का हूँ, जानते हैं आजकल समाज को, हम समाज की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन समाज, हर एक की मानसिकता ऐसी हो गई है ना। तो पापा ने बहुत स्ट्रगल किया। डॉक्टर बनने के बाद वो चाहते तो मध्य प्रदेश से उन्होंने मेडिकल किया, तो वहीं पे अपना प्रैक्टिस कर सकते थे, बट उनको इस जमीन ने बुलाया। मैं जो आज मधुबनी में आया हूं, वो शुरुआत मेरे पिताजी से हुई। मेरे पिताजी ने, उनको कनाडा में ऑफर मिला था साहब, मेरे पिताजी को कनाडा से ऑफर मिला था, उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने ग्वालियर में ज्वाइन नहीं किया, वो मधुबनी आए, यहां पे उन्होंने कोयलक में प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन फिर उनकी भी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, मैं 4 भाई बहन हूँ, एंड उसमें फिर पालन पोषण गांव में रह के उतना वो नहीं हो पाता था, और हर को था कि मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे बच्चे भी आगे जाएं। तो उन्होंने मुझे चाचा के पास पढ़ने भेजा रांची में, एंड मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, वहीं से मैंने 10th and 12th किया। एंड देन व्हाट हैपेंड दैट मेरे पिताजी आए और बोले, बेटा 10th जैसे ही आपने वहाँ किया था, नॉर्मली पूछा जाता है 10th या 12th के बाद कि आपका एम्बिशन, तो आपका गोल डिसाइड था 10th में? सर मैं सच बता रहा हूँ, वही तो मैं पेरेंट्स को वही तो बता रहा हूँ, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था यार। एम्बिशन बोलते हैं ना लोग, आजकल ऑनलाइन जमाना में, मैं सारे माँ बाप को फिर से बोलता हूँ, आजकल मैं जब देखता हूँ 8वीं से आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, सोच के हैरान हो जाता हूँ मैं। नहीं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत गलत देखता हूँ, बहुत गलत देखता हूँ। और मैं एक फौजी की तरह नहीं, क्योंकि मैं एक इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, और एक जो टीचर्स हैं, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल टीचर से पूछें, वो अगर इसका समर्थन करता है तो फिर आप मेरे साथ आके दोबारा बैठिएगा। उनका लॉजिक रहता है कि फाउंडेशन मजबूत होगा, जड़, रूट जो है कम से कम स्ट्रांग हो। किसका रूट साहब? 8वीं से आप क्या रूट दोगे? क्या रूट दोगे उसको? नॉर्मल पढ़ाई करने दो ना यार, 10वीं 12वीं करने दो उसको। हम क्या करते हैं, 8वीं से उसके दिमाग में डाल देते हैं आईएएस बनना है। पता चले 10th में उसका 98% आया पीसीएम में, 12th में उसका 96% आया पीसीएम में, लेकिन उसका दिमाग आईएएस पे, वो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, वो आईआईटी बन सकता है। उसका सोच नहीं है, उसके माँ बाप का सोच है। क्यों? 3 इडियट मूवी देखी है आपने? जी देखिए। क्यों बनाया वो 3? तारे जमीन पर मूवी देखी है आपने? क्यों बनाया तारे जमीन पर? हम समाज में जो है ना, आपको सिर्फ अश्लील मूवीज, अश्लील गाने, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार पिछड़ा क्यों है? बिहार में लिटरेसी कम है क्या? बिहार पिछड़ा क्यों है? बिहार में एक पे एक, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, उसके बाद भी बिहार, आज भी हम वो गरीबी रेखा की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलते हैं हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। फिर हम पान की दुकान पे 4 बच्चे बैठ के बात करते हैं कि अरे मोदी ने तो ये नहीं दिया, अरे राहुल गांधी ने तो ये नहीं दिया। अरे कम ऑन यार, आपका एज वो डिस्कस करने का नहीं है, आपका एज है किताब लेके पढ़ने का भी। जिस एज में बच्चों को किताब लेके पढ़ना चाहिए, उस एज में पॉलिटिक्स सीखते हैं, उस एज में अय्याशी सीखते हैं। और जिस एज में उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उनके माँ बाप बोलते हैं तुम आईआईटी करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम आईएएस बनो। तो इसका कौन है जिम्मेदार? मैं वही तो बता रहा हूं, मानसिकता कौन सुधारेगा उसको? और एक बताओ, हमारे फौज में एक वर्ड यूज होती है, भेड़ की चाल। वो भेड़ की चाल क्या होते हैं ना, कल अपन बच्चा के फाउंडेशन कोर्स में दिया भी उन्हें 8वां में आईएएस के, लाइन लग जाते। रीजन बिहाइंड यहाँ पे क्या है, सामने वाला अगर करता है ना तो मैं भी कर लूंगा। अरे भैया जरूरी नहीं है ना। एक बात इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। थोड़ा सा अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे मत निकालो यार। 10th में जब आप एग्जाम आपने दिया था, क्या मार्क्स आया था आपके? मेरा 78% आया था सीबीएसई बोर्ड। मैं बताया ना कि मैं जो आज आपको बोल रहा हूँ, खुल के कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा इसमें। मैं पढ़ाई में एवरेज था, मैं कोई वो टॉपर नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी को था
आईआईटी बने। और मैं तमाम बच्चों को और पेरेंट्स को ये भी बता दूं, आशीष झा जब 12th में गया ना, जब वो इंटीग्रेशन होता है ना, जिसमें वो सांप जैसा बनाते हैं, मैं आज भी ये वर्ड बोल रहा हूँ, सांप जैसा बनाते हैं, जब वो टीचर पढ़ाता था ना, मेरे ऊपर से निकल जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। ये स्टोरी ईमानदारी से रख रहा हूँ, कोई ले चाहे ना ले, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो सबक लिया वो मैं खुल के बोलूंगा इस कैमरे पे। तो फिर जब आईआईटीएन की कोचिंग में उन्होंने मुझे डाला ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। मैं पिताजी को बोला, पिताजी मेरे बहुत, झारखंड में पिताजी रहते थे, मैं पटना में कोचिंग करता था। पटना शुरू से हमारे बिहार की एक ये भी दुर्भाग्य है कि पटना ही एक ऐसा हब माना जाता है, छोटे छोटे हैं हर जगह, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, लेकिन पटना एक डेवलप माना जाता है। और शायद उसी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए मैं मधुबनी से शुरुआत किया हूँ, लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नॉर्थ में, यहाँ शुरुआत करते। क्यों पटना? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, क्यों आईआईटी, क्यों आईएएस? कोई और फील्ड नहीं है क्या? आप मीडिया में अंजना ओम कश्यप क्या आईआईटीएन है? उनका नाम देखो आप, सुधीर चौधरी क्या आईआईटीएन है? उनका नाम, अपना क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करो, नाम होगा साहब। फिर मैं जब आईआईटी कोचिंग कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी कंटिन्यूस, हमारे पुराने जमाने के आप भी है, मैं भी हूं, आज के बच्चे डांट दो ना बच्चों को तो मुंह फुला लेते हैं। सुताई होती थी हमारी, उस सुताई से बचने के लिए मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा, मैं गया। जब एयरफोर्स में गया ना, सब बहुत ही सीरियस अब बात बता रहा हूं मैं, जब मैं एयरफोर्स को गया, एयरफोर्स में भर्ती हुआ, ये कौन से ईस्वी की बात कर रहे हैं? 2006 की। तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई करने क्यों बोलते थे। इसलिए नहीं कि मैं जब गया तो मुझे एयरफोर्स की नौकरी अच्छी नहीं लगी। मैं बता दूं, एयरफोर्स जैसी नौकरी ना, और जब आप वर्दी पहनते हो क्या होते हैं, आज मैं जो हूं एयरफोर्स के बदौलत हूं। मैं तो वही लड़का था ना, 78% लेके आया था, उसको सांप समझ में नहीं आ रहा था इंटीग्रेशन का, और आज वो लड़का है मां भारतीय डिफेंस एकेडमी खोल के बैठा हुआ। किसके बदौलत? एयरफोर्स के बदौलत। आज आपने इंट्रोडक्शन में बताया बेस्ट इंस्ट्रक्टर, अल्ट्रा स्किल्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर, किसके बदौलत? एयरफोर्स के बदौलत। आप अगर कुछ कर रहे हो, अगर आप आईएएस बन रहे हो तो आप देश के लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो। आप एक फौजी बन रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वर्दी आपसे वो करवाएगी जो देश और समाज के हित के लिए होगा। एक मूवी थी ना, एक सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलीडे, ये सच्चाई है, हर एक सोल्जर की कहानी है, नॉट ओनली आशीष झा। आप किसी सोल्जर के मुंह में माइक लगाओगे वो यही बात बोलेगा कि हम सोच, हमारी वो ब्लड में आ जाता है कि हम अपने बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैंने बताया एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन एक बार उसमें घुसा ना, आपको बता दूं तमाम जॉब है, बैंक है, रेलवेज है, आईएएस है, आईपीएस है, साइंटिस्ट है, सब है। फौज एक ऐसी नौकरी है ना कि आप बस अंदर घुसो, आपके अंदर का हर चीज वो निकाल लेगी। अगर आप 78% वाले हो ना, आपको 99% में वो लेके जाएगी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था साहब, सपने में, यानी कभी आपके दिल में वो कसक नहीं रही कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया? कभी नहीं, और आज भी नहीं है। और मैं इसीलिए खुल के इस कैमरे पे बोल रहा हूँ तमाम माँ बाप और तमाम बच्चों को, ये सोच के दिमाग में मत रहो यार, लोग फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। आप पटना चले जाओ सर, मुखर्जी नगर की कहानी देखो, लक्ष्मी नगर की कहानी देखो, लास्ट स्टेज बचा, आईएएस में लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कोई पुणे में, कोई नागपुर में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, ये कंपनी ज्वाइन कर लिया, वो कंपनी ज्वाइन कर लिया। मैंने कम उम्र में 17.5 साल में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। मैंने 20 साल से अधिक सेवाएं दी उसमें, वारंट ऑफिसर के पद पे भी सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मैं वो पद लिया नहीं बिकॉज मुझे नौकरी छोड़नी थी। क्यों नौकरी छोड़नी थी? जो मेरे साथ हुआ ना, मैंने अपनी जीवनी स्पष्ट रूप से बताई। मैंने मधुबनी से क्यों शुरुआत करी? क्योंकि मैं मधुबनी की जो मानसिकता है वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, तमाम पेरेंट्स की वही मानसिकता है। वो एयरफोर्स के साथ साथ आपने कितने अब तक एग्जाम दिए हुए थे? सर मैंने बहुत एग्जाम दिए, और आपको ये गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने एफकैट एग्जाम 2013 में दिया था, और एसएसबी इंटरव्यू में मैं छट गया था। एफकैट इंटरव्यू देने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और मेरा हार्ट डैमेज हो गया था, मैं मेडिकली अनफिट हो गया था। तो मैं एक्चुअली फौज में जाने के बाद मुझे सिर्फ फौज से ही प्यार था और किसी से नहीं। मैं सच बता रहा हूं, जो लड़के सोचते हैं ना जब तक फौज में नहीं जाते तब तक। लेकिन जब फौज में इतना दिल से आपको लव हो गया था, एक जुड़ाव हो गया था, तो यूपीएससी का एग्जाम आपने क्यों दिया? हाँ, यूपीएससी फौज में ही दिया। अच्छा, फौज में ही दिया। फौज में जो आपका एफकैट होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, अंडर सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले तो भ्रांति हटा दें कि यूपीएससी में सिर्फ आईएएस आईपीएस बनते हैं, बीपीएससी में सिर्फ डिप्टी कलेक्टर, बीपीएससी से टीचर नहीं बने हैं क्या? हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम भेड़ की चाल चलते हैं। मुखिया जी के बेटा है ना, लेकिन तो दूसरों के बेटा नहीं है करते। आपका सब्जेक्ट सबसे वीक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स,
और शुरुआती आपने किया था, एयरफोर्स भी ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही शुरुआत होता है और शुरुआत में जो पहले मैथमेटिक्स नहीं जानता था और वो जाके बेस्ट इंस्ट्रक्टर बनता है और उसको खिताब मिलता है उस्ताद का, तो ये जो प्राउड मोमेंट वाला सीन हुआ, ये जो संघर्ष का सफर है, क्योंकि संघर्ष में हर इंसान अकेला होता है, सफलता में सारी कायनात उसके साथ होती है। तो आप बताइए कि शुरुआती दौर में किस तरीके से आपने इनिशिएट किया था और कैसे आप बने? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि मैथ्स मेरी वीक थी तो मैं कैसे एयरफोर्स में चला गया। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैंने खुल के बताया, तो मैथ्स मेरी वीक थी, इतनी वीक नहीं थी कि मैं नॉर्मल सवाल, मैं बोला कि आईआईटी फाउंडेशन मेरे समझ के बाहर थी। 2007 में जब मैं पास आउट हुआ, मैं एयरक्राफ्ट्समैन बना, मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरी पुणे थी, तो एयरफोर्स में ट्रेनिंग सेंटर में ही मेरे अंदर वो पैदा कर दिया कंपटीशन की भावना, पढ़ाई की भावना। जो बंदा पढ़ाई से दूर भागता था वो पढ़ाई से चिपक गया, एयर डिफेंस के बारे में जानने की इच्छा जाहिर होने लगी। एट द सेम टाइम ईमानदारी से कहता हूं कि जब पॉकेट में पैसे आने लगते हैं ना, अभी तक तो माँ बाप के पैसे थे। फर्स्ट महीने की जो मेरी सैलरी थी 2006 में, वो थी 6,000 रुपए, काट कूट के मेरे हाथ में आया। और उस समय मैंने पल्सर 150 बाइक खरीदी थी, 66,300 समथिंग में वो आया था, 2,000 रुपए का किश्ती पे भराया था। मतलब वो 6,000 भी मेरे लिए इतना सफिशिएंट था, एंड घूमना फिरना शुरू हुआ। लेकिन जब 2013 में मेरी शादी हुई ना, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसके बाद मैंने लाइफ को मैं उससे पहले क्या था, अकेला था। फिर जब शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी। एक प्रश्न है कि पिताजी चूंकि चाह रहे थे आप इंजीनियर बनो, 3 और आपके भाई बहन थे, उसमें जो छोटे थे लाड़ प्यार मिल रहा था, इसीलिए चाह रहे थे कि ये कम से कम इंजीनियर बने। या उनको एक गलत फहमी थी कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ। सही बता रहा हूँ, उनको एक गलत फहमी थी। मैं ईमानदारी से बोल दूं, मैं पढ़ाई में तेज नहीं, एवरेज था। और बोलते हुए शर्म नहीं है कि बिहार में, अभी एग्जाम्पल दिया, बिहार का पूरे इंडिया का देख लो, गॉड गिफ्टेड 3-4% बच्चे होते हैं, बाकी सब एवरेज ही होते हैं। वापस आता हूँ अपने एयरफोर्स की जिंदगी में। 2013 में मेरी शादी हुई, एंड उसके बाद मैंने लाइफ को दूसरे हिसाब से देखना शुरू किया। तब तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, इंग्लिश ऑनर्स में पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की और 83% मार्क्स लाए मैंने। इंग्लिश आपका काफी स्ट्रांग था? हाँ, इंग्लिश, चूंकि मैं डीएवी से पढ़ा, इंग्लिश स्ट्रांग था। मैं पापा को बोलता था मुझे आर्ट्स लेकर पढ़ने दो, नहीं हमारा बेटा था आईआईटी करो, तो सॉरी पापा, नथिंग लाइक दैट। बट मैं अपने दिल की बात आज तमाम पेरेंट्स और बच्चों के आपके थ्रू रखना चाह रहा हूँ। 13 के बाद मैंने जब कंपटीशन फेस करना शुरू किया, तो मैंने कमीशन के लिए ट्राई किया। मैंने कमीशन दिया, फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, देन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मेडिकली डाउन हो गया। तो फिर मैंने एयर डिफेंस पढ़ना शुरू किया, और वहां से शुरू होती है आशीष झा सर की एक्चुअल कहानी। क्योंकि उससे पहले एयर डिफेंस में मैं सी था, स्किल लेवल सी। मोदी इंडिया स्किल की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, फौज में डी से शुरू होता है स्किल। डी मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होके आए हो, आप जानते हो, मतलब जना नहीं कहे कि गाड़ी चलेना यहाँ सीख गए हैं, लेकिन अहाँ के ट्रैफिक में एखनो कनी दिक्कत हुई है। ओकर बाद होई छै सी, कि गाड़ी चलेना सीख गए हैं, भीड़ में निकाल ली छी, लेकिन हिजक। मैं गाड़ी से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आम आदमी समझे। स्किल लेवल बी क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई गाड़ी में, कुछ भी इमरजेंसी, कभी सामने इमरजेंसी आ गई, गाड़ी में आ गई, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, बट उस हैंडल करने में आपको ए वाले की मदद लेनी होगी। उसके बाद आता है स्किल लेवल ए वाला होता है जो कि इंडिपेंडेंट उसको हैंडल कर सकता है सिचुएशन को। और उसके बाद आता है यू, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा स्किल्ड। उसके बाद उस्ताद। आर्मी में उस्ताद का मतलब इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन एयरफोर्स में उस्ताद का जो है वो अल्ट्रा स्किल्ड होता है। अल्ट्रा स्किल्ड वो होता है कि जो तमाम ए जो है, जो ऑलरेडी हाईली स्किल्ड है, उनका वो सुपरवाइजर होता है, उनको वो गाइड करता है। मैं जब एयर डिफेंस पढ़ना शुरू किया तो मैं सी था, मैं एफकैट में नहीं हो पाया, मेरा कमीशन इंटरव्यू छट गया। मैं एयर डिफेंस में लगा कि उम्र आप मेडिकल डाउन भोग लो हैं, तो घर में बैठने से अच्छा पढ़ाई करो। तो मैं एयर डिफेंस पढ़ना शुरू किया, ऑफिस जाता था। एयर डिफेंस की मोटी मोटी किताबें होती हैं, डॉक्ट्रिन होती है। एयर डिफेंस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। जैसे मैं आपको बता दूं, बोलने में बहुत आसान लगता है, एयर डिफेंस, मिसाइल, गन्स, एयरक्राफ्ट, अपने सिस्टम से ज्यादा दुश्मन के सिस्टम को समझना। क्या कि अपन घर में तो बुझले यहाँ की खैर, सामने वाला घर में की बन रहा है से जानना बहुत जरूरी है। एयर डिफेंस में बहुत जल्दी ही अपना स्किल लेवल ए ले लिया मैंने। 2019 में मैं स्किल लेवल ए ले लिया था। मेरा सिलेक्शन हुआ इंस्ट्रक्टर के रूप में, एंड मेरी जिंदगी तुरंत चेंज होती चली गई। उसके बाद मैं बताया ना, 2013 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड मैं जब इंस्ट्रक्टर बना, ट्रेनिंग सेंटर गया,
वहाँ पे तमाम एयर डिफेंस वालों को सिखाना था। मैं उस समय स्किल लेवल ए था मेरा। तो वहाँ गया ना, तो ईमानदारी से कहता हूँ कि वहाँ पे एक सीनियर इंस्ट्रक्टर थे, वो यू थे, अल्ट्रा स्किल्ड थे। तो किसी एयर डिफेंस के टॉपिक पे उनसे मेरी बहस हुई, और वो हेल्दी डिस्कशन होता है। मैं आपको बता दूं, फौज में जब भी, चाहे वो एयर चीफ मार्शल हो, चाहे नीचे एक एयरक्राफ्ट्समैन हो, हम जब भी कोई ब्रीफिंग अटेंड करते हैं, उसमें ओपन फोरम होता है, उसमें कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होती, उसमें ज्ञान होता है, क्योंकि हमें दुश्मन से लड़ना है, आपस में नहीं लड़नी है। तो फौज का जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना हेल्दी होता है कि आप ये मुझे देख के लग रहा है कि जिसके पिताजी IITN बनाना चाहते थे, जो पढ़ने में इतना एवरेज था, आज आपके सामने बैठ के इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ये एयरफोर्स ने सिखाया। तो उनसे जब मेरी बहस हुई ना, तो उन्होंने बोला, मिस्टर आशीष, यू आर हैविंग स्किल लेवल ए एंड आई एम यू, सो माइंड इट, आई नो बेटर देन यू। ये बात मुझे यहाँ लगी, क्योंकि मैंने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी, ए लाया, और मैं जो बात कह रहा था, मैं ये समझा कि बात तो सही है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उससे भी हाई है। तो मैं बोला, ये यू क्यों ना मैं लूं। फिर मैं यू के लिए पढ़ाई करना शुरू किया, और बोलते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में, जिसका मैं अगर आपको बताऊं कि अगर तकरीबन 15,000 लोग यू देते हैं, तो उसमें हार्डली 150 को यू मिलता है। अब आप समझ, अब वो भी 15,000 आम आदमी नहीं देते, स्किल लेवल ए, जो ऑलरेडी ए होल्डर है, ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है। क्योंकि आजकल डॉक्टर इंजीनियर्स के बारे में तो सब जानता है, लेकिन फौजी के बारे में कौन जानना चाहता है साहब। ये तो आप हो कि आप आके मेरे से ऐसी सवाल कर रहे हो, अच्छा लगा मुझे। जैसे MBBS सारे डॉक्टर हो गए, लेकिन उसके बाद MD कोई स्किन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, कोई ऑर्थोपेडिक बनता है। उसी तरह हमारे में स्किल होता है कि सब अपना स्किल हाई करते हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने, किसी को एयर डिफेंस मिलता है, किसी को एयरक्राफ्ट फाइटर सिस्टम मिलता है, किसी को एयर ट्रैफिक मिलता है, बहुत ब्रांचेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स है। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब यू लिया ना, मैं उस सर के पास गया, वो बैच लगा के, तो सर ने पता है क्या किया, जिन सर से मेरी बहस हुई थी, उन्होंने अपना बैच खोल के मुझे दिया और बोला, मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुम पे कि तुमने ये बैच लिया। तो उसके बाद मैंने कई सारे पॉलिसी मेकिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, बहुत सारे एयर डिफेंस जो युद्ध नीति होते हैं उसमें, उसको बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन दी। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने एक अहम भूमिका निभाई। मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया, क्योंकि मैं एक कहावत है, आई एम बीइंग पेड फॉर इट। मैं सेना में भर्ती इसीलिए हुआ था कि मैं इसलिए भर्ती नहीं कि मैं पढ़ के घर में बैठूं, जब जरूरत पड़े तो मैं अपना 100% दूं। और ये सिर्फ मैंने नहीं दिया, मैं शुरुआत में ही मैंने बात करी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड पैरामिलिट्री, ये कंबाइंड ऑपरेशन था, सबने अपने अपने सहयोग दिया। मैं अपने बेस में जो मेरे कमांडर साहब थे, उनसे कंधा में कंधा मिलाकर पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने अपने पैर कभी पीछे नहीं खींचे। ऑपरेशन सिंदूर की बात किया, जो कि तमाम पूरे विश्व में जो है चर्चा का विषय रहा, और ये फतह पाया और वास्तव में दिखाया, पूरे विश्व में एक मैसेज दिया। ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से वो जो समय था, जिस तरीके से पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, 26 निर्दोष की जान गई थी, और उस समय जो अचानक जिस तरीके से जो गतिविधि होती है, और कैसे आप लोगों ने पूरी तरह रेडी किया और कैसे नेस्ता नाबूद किया, क्या हुआ था उस रात? देखिए, आप मीडिया वाले हो, आप जिस कहानी को फ्रेम करते हो, जो क्वेश्चन फ्रेम करते हो, वो दर्शकों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और दर्शक भी अब ये सोच रहे होंगे कि अब आशीष है इसका क्या रिप्लाई देंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं जो भी रिप्लाई दूंगा, अगेन चूंकि मैंने वर्दी पहनी थी और वर्दी अभी उतारी है, तो मैं वर्दी का जो कर्तव्य है वो मरते दम तक निभाऊंगा। मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जो कैमरे पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उतनी जरूर बताऊंगा जो सबको जानना। तो 22 अप्रैल की जो घटना थी ना, बहुत ही दुखद घटना थी। जब ये न्यूज़ टीवी पे मैंने देखा, तो उसी दिन मैं समझ गया था कि ये जो है ना, जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है, मैं देखो अभी मेरे स्टेटमेंट को कोई गलत अंदाज मत लेना, हमें बोलता है कहीं पे अटैक करने, तो हम जो उसको अपना प्लान बताते हैं, अगर वो हमें सपोर्ट करता है इसमें, तो हमारे लिए वो ट्रू लीडर है। तो मोदी साहब का जो विजन था वो बहुत ही क्रिस्टल था। हमारे एयरफोर्स के चीफ ने भी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने बहुत ही क्लियर कट बोला था कि पॉलिटिकल विल था, सबसे बड़ी बात है। ये आर्म फोर्सेस ने जो करके दिखा ना, उसका पॉलिटिकल विल, अगर आर्म फोर्सेस आपके हमेशा ऐसे ही, मैं बता दूं, हमारे देशवासियों को गर्व होना चाहिए, हमारी फौज जो है ना, वो फौज है जो आपने मूवीज देखी हैं, 120 बहादुर,
सैम मानिक शॉ पे देखी है आपने, मेजर शैतान सिंह का नाम सुना है, ये सब फिगर्स हैं। अभिनंदन सर का नाम सुना है आपने, कालिया सर का नाम सुना है, नचकेता सर का नाम सुना है, तमाम कारगिल में शहीद जवानों और अफसरों का नाम सुना है। हम वो फौज हैं, हम वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर वाले फौज नहीं है जो कि प्रूफ कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन मैं प्रमोशन लूंगा साहब। हमारी फौज ऐसी नहीं। रक्षा और डिफेंस सिस्टम पर विशेष रूप से चर्चा किया, कैसे क्राइम कंट्रोल हो इस पे बात किया, किस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, और सबसे मजबूत सबसे स्ट्रांग जो पूरे विश्व भर में एक चर्चा का केंद्र बना, और वो था ऑपरेशन सिंदूर। ये भारत माता के सपूत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि इन्होंने बताया कि इस समय ये सफलता होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर लोगों ने जाना ये डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, और डिफेंस सिस्टम के बारे में और गहरी विस्तार से इन्होंने बताया कि डिफेंस सिस्टम कैसे दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, कैसे भारत विश्व गुरु की राह पर अग्रसर है, और कैसे देश के जो पीएम है वो वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने एक नाम लिया NSA अजीत डोभाल। उन्होंने सीट पर से उठकर उन्हें सैल्यूट किया और उन्हें बताया कि वास्तव में एक अजीत डोभाल नहीं, अगर 10 ऐसे शख्स हो जाए का नामो निशान मिटा दिया जाएगा तब जब वो आतंकवाद का शह देगा। भारत अब ये नया भारत है, नया भारत घर में घुसकर मारता है। 3 जो स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सिर्फ इन्हीं की दायित्व नहीं होती और या पत्रकारिता, बल्कि दायित्व हर किसी का है, हर किसी को सह देना है। 20 वर्षों का इनके पिता ने सोचा था कि हमारा बेटा बनेगा इंजीनियर, आज वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि वो भारत का सच्चा सपूत। आज उन्होंने ध्वज पताका लहराया, पाकिस्तान में जाकर उन्हें दिखाया कि वास्तव में अब ये जो डिफेंस प्रणाली है कितना स्ट्रांग है, और इन्हें एक प्राउड मोमेंट हो रहा है कि उन पूरे टीम के साथ, उन सारे नेटवर्क के साथ काम करके उन्होंने वो दिखाया, और उन्होंने जीरो से लेकर कैसे इनिशिएट किया, और आज 20 वर्षों के एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने बता दिया, दिखा दिया कि आज हम भले ही डी से शुरू हो या जो भी हमारा रैंकिंग हो, मैटर नहीं करता, लेकिन बीइंग विद द विनर मेक्स यू अ विनर। इन्होंने ये भी बताया सक्सेस इज नॉट द मैटर ऑफ हैंडलिंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस। इन्होंने ये बताया कि सक्सेस इज द मैटर ऑफ हैंडलिंग द वर्स्ट एंड फिनिशिंग द रेस। और इन्होंने ये दिखाया, करके दिखाया, क्योंकि बोलना अलग चीज़ है लेकिन प्रूव बाय एक्शन रेदर देन वर्ड्स। ये है आज के जांबाज सिपाही, जिन्हें हेड्स ऑफ। इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग, जितने भी सिपाही देख रहे हैं, उन्हें हेड्स ऑफ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वास्तव में अगर ये सारे वो जो जांबाज, जिसे आज जनरल लोगों को देखते हैं, हर किसी को अपनी जान का डर होता है, लेकिन ये तो सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। उन्हें ट्रेन भी उसी तरीके से किया जाता है, जो कहीं पे भी जाते हैं उनकी जान भी चली जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, प्राण चली जाए लेकिन वचन न जाए। अब जब आप यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं पीछे लिखा है माँ भारती डिफेंस एकेडमी, और इन्होंने सेवा अस्माकम धर्म और सर्विस ड्यूटी सेक्रीफाइस, इस 3 वर्ड से बना है ये पूरा इनका जो है 20 वर्षों का जो इन्होंने संघर्ष का सफ़र, इनकी जो यात्रा रही, उनको एक आप देख सकते हैं नाम दिया गया, और ये 3 वर्ड्स है। बस यही 3 वर्ड्स में सारी जहां है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी फीडबैक जरूर दिखिए। बच्चों को ये मत थोपिए कि उन्हें करना क्या है, बल्कि बच्चों को उनकी हॉबी को देखिए, उनको किस चीज़ से लगाव है, उनको किस चीज़ से जुड़ाव है। उनकी हॉबी को ही यदि कैरियर बना लिया जाए तो हर क्षेत्र में यहाँ का बच्चा, यहाँ का हर एक बच्चा, जिसको आप कपूत नाम दिया जाता है, वही बच्चा देश का एक सच्चा सपूत और सच्चा सिपाही होगा। और जिस दिन हर घर से, हर वो मंत्री के घर से, हर वो संतरी के घर से, हर वो लोगों के घर से जब एक सिपाही निकलेगा ना, तो देश की रक्षा होती रहेगी और देश वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग आए इस प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ जो सेवा की भाव लेकर के, यहाँ देशभक्ति के भाव लेकर के, ये जो जिस चीज़ को लेकर के ये यहाँ मधुबनी में आए अपने जन्म स्थान को अपना कर्म स्थान बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ आइए। इसके बाद वास्तव में ये क्या किस तरीके से कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट इंटरव्यू में 1 साल बाद 2 साल बाद उनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने पूर्व में जो किया है, कहते हैं कि काम बोलता है, और वर्क्स जो इन्होंने दिखाया है, वैसे बहुत सारे इनके सीनियर को भी प्राउड हुआ था, और उन्होंने वो मेडल वो निकाल के दे दिया था कि बेटा यू आर यू, उस्ताद आप हो, और आपने प्रूफ करके दिखाया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये वास्तव में हर किसी को इससे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको सुनाया। 100 वर्ड इन्होंने बोला, अगर एक वर्ड आपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो चेंजिंग टाइम होगा, और कहते हैं चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल बी चेंज यू।